हाँ, आज हम हाइड्रोसिफिलस पढ़ेंगे। हाइड्रोसिफिलस ये दिख रहा है साहब। हाइड्रोसिफिलस, सिफिलस से रिलेशन सिफिलिक के ब्रेन से, और हाइड्रो मतलब कुछ वाटर कंटेंट से रिलेशन है। क्या कंडीशन है ये कि जिससे अपने को प्रॉब्लम मिली। हाइड्रोसिफिलस है अक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ किसी भी तरीके से। ठीक है, हाइड्रोसिफिलस का मतलब है सीएसएफ का बढ़ जाना, किसी भी और तरीके से भी हो सकता है वो। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर लिखे अपन तो लिखो, डेफिनेशन में लिखो, abnormal accumulation of CSF, abnormal accumulation of CSF accumulation of CSF in intracranial space, abnormal accumulation of CSF in intracranial space due to imbalance between due to imbalance between production production and absorption production and absorption between production and absorption of CSF, or due to obstruction in CSF pathway, or due to obstruction in CSF pathway. Abnormal accumulation of CSF in intracranial space due to imbalance between ऐसा ही है पूरा डेफिनेशन। Abnormal accumulation of CSF in intracranial space due to imbalance between production and absorption of CSF or or due to obstruction in pathway। देखो डेफिनेशन कह रही है कि या तो ज्यादा बन रहा है या रीअब्जॉर्ब कम हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन की रेट कम है या ज्यादा बन रहा है, या फिर उसका फ्लो जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो फ्लो है उस फ्लो में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। इन तीनों कारणों से ब्रेन के अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाएगा। यही कंडीशन को अपन कहते हैं हाइड्रोसिफिलस। ठीक है, इसी कंडीशन को अपन कहते हैं हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस के टाइप्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो, इट में बी या हाइड्रोसिफिलस में बी एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। एक्वायर्ड भी हो सकता है और कंजेनाइटल भी हो सकता है। हाइड्रोसिफिलस में बी एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, कंजेनाइटल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे कंजेनाइटल, कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस। कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलस, ठीक है।
कॉन्जेनिटल कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिनसे हाइड्रोसिफिलस हो सकता है, ठीक है, उनमें लिखो आप इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? रूबेला और टॉर्च के जितने इन्फेक्शन हो सकते हैं वो सारे हो सकते हैं ना, ठीक है। आपने टॉर्च पढ़ेंगे पीडियाट्रिक में अपन, TORCH, टॉर्च, रूबेला भी है टॉर्च का ही पार्ट है, पूरा टॉर्च लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा है कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर, जन्मजात कोई ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं पर भी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, क्योंकि अगर वो जन्मजात ट्यूमर है और छोटा है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो वो CSF एक्यूमुलेशन में ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन अगर वो कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है तो डेफिनेटली वो CSF के रुकने में, एक्यूमुलेशन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्टिंग पाथवे या CSF फ्लो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिंग OBS, ऑब्स्ट्रक्टिंग CSF फ्लो, CSF फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। हाँ, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, cranial hemorrhage, intracranial hemorrhage, लाइक बताओ। और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो, कुछ डिफेक्ट है फॉर्मेशन में, क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, एक दो डिफेक्ट के नाम लिख लो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या क्या है, अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन, CHIARY, अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन। अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो डी भी आएगा, अर्नोल्ड, अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन, ऐसा कुछ फ्लो पड़ रहा है आपका CSF का, बोलो। मतलब थर्ड वेंट्रिकल बना रहा हूँ मैं, ऐसा फ्लो पड़ रहे हैं, हाँ है ना, ये हम पढ़ रहे थे, और यहाँ पर ये वाले टिश्यूज थे, ब्लू पेन से बना, ध्यान से देखना, सेरेबेलम का पार्ट, ये सेरेब्रम था और ये क्या था, सेरेबेलम, सेरेबेलम का पार्ट जो इस तरीके के टिश्यूज थे, वो हर्निएशन होके या डिस्प्लेसमेंट होके और कैनाल की तरफ मुड़ने लगते हैं, कहाँ पर, यहाँ तक, किधर मुड़ने लगते हैं, कैनाल की तरफ मुड़ने लगते हैं, जो ये फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे। समझ में आ रही है, एक कंजेनिटल कंडीशन है जिसमें सेरेबेलर टिश्यूज का हर्निएशन होकर कैनाल की तरफ मुड़ने लगेंगे, जो कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये है अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन। फिर दूसरा एक और कंजेनिटल कंडीशन में आता है
डेंडी वाकर एनोमली, ठीक है, डेंडी वाकर एनोमली, डी, हाँ, सेरेबेलम टिश्यूज का, सेरेबेलम टिश्यूज का है ना, डेंडी वाकर मालफॉर्मेशन, डी ए एन डी वाई, डी ए एन डी वाई, डेंडी वॉकर, डब्ल्यू ए एल के ई आर, वॉकर एनोमली, डेंडी वॉकर एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है, आपके फॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक, ठीक है। तो डेंडी वॉकर एनोमली का मतलब है हमने जो पोस्टीरियर सरफेस में यहां पर एक ओपनिंग बनाई है, ठीक है, यहाँ ओपनिंग बनाई है और या ये ओपनिंग है, इन दोनों ओपनिंग में से ये मेजेंडी वाली ओपनिंग को या तो बंद रह गई है या ओपन नहीं हुई है। आप जनरली एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन पढ़ रहे थे जहां पर ओपनिंग नहीं बनी थी, उस तरीके से अगर ये ओपनिंग पर लेयर रह गई, एक फाइन लेयर, पतली लेयर रह गई है जिसकी वजह से पूरा ओपन नहीं हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और फ्लो कम करेगा और सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ज्यादा करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डेंडी वाकर एनोमली, डिटेल में लिखवाएंगे इन दोनों को भी, ठीक है, ये एग्जांपल में लिख लो दोनों। फोर्थ वेंट्रिकल के आउटलेट्स का मतलब समझ रहे हो, फोर्थ वेंट्रिकल था ये, यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल के आउटलेट्स, आउटलेट्स 4 बताए थे मैंने, उन आउटलेट्स में से ऑब्स्ट्रक्शन हो तो फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटलेट्स ड्यू टू मेम्ब्रेन, पेटेंट मेम्ब्रेन, या पहले से मेम्ब्रेन वहां रह गई है, ठीक है। मिटा दिए, या फिर रीएब्जॉर्ब करने के लिए अरेक्नोइड विलाई इनसफिशिएंट है या मालफॉर्मेशन है, ठीक है। तो लास्ट अपन पॉइंट कौन सा लिख रहे थे, अरेक्नोइड विलाई मालफॉर्मेशन। ये हुआ हमारा कंजेनिटल कंडीशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस, एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस, मिटा दो इसको, पीछे यूसुफ, हाइड्रोसिफिलस का ये कंजेनिटल कारण थे जो बाय बर्थ मिले थे हमें, बर्थ से पहले के कारण है। अब क्या एक्वायर हो सकते हैं, एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस, हमने 2 टाइप पढ़ रहे थे, एक्वायर्ड और कंजेनिटल, हो सकता है दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो कंजेनिटल हमने पढ़ लिया, अब एक्वायर्ड पढ़ रहे हैं, एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस, एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस, हाँ। इन्फ्लामेशन, एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस में लिख लो इन्फ्लामेशन, मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ही है ना, ठीक है। या एंसेफेलाइटिस, बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, एंसेफेलाइटिस इन्फ्लामेशन है जो एक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब बर्थ ट्रॉमा, जन्म के बाद में भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ, पढ़ लिया होगा आपने उसमें ओबीसी में, बर्थ ट्रॉमा, ठीक है। हैंड इंजरी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूमर हो कुछ, ठीक है, ट्यूमर हो, ट्यूमर को हम ब्रेन में कैसे करते हैं, SOL बोलकर, क्या बोलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, स्पेस का मतलब वह जगह रोक रहा है वो, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइंग मतलब रोकना, ठीक है, LESION लीजन, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ठीक है, SOL, ठीक। उसके टाइप्स हो सकते हैं, वो टीबी का हो सकता है, ट्यूबरकुलोमा,
ठीक है, वो ग्लियोमा होता है ग्लियल सेल्स का, ठीक है, वो एपेंडाइमोमा हो सकता है एपेंडाइमल सेल्स का, वो एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है एस्ट्रोसाइट सेल का, ठीक है, और कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा हो सकता है। तो सबके नाम लिख लो एक बार। ग्लियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ट्यूबरकुलोमा, सी है ये, है ना, डब्ल्यू में समझना, ट्यूबरकुलोमा और कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा। कोरोइड प्लेक्सस देखो, कोरोइड प्लेक्सस में अगर ट्यूमर बन रहा है तो एक्सेसिव सीक्रेशन कर सकता है, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन भी, ठीक है। ये एक्वायर्ड कंडीशन है जो बाद में भी हो सकते हैं बाय आफ्टर बर्थ, ठीक है। हाँ, मिटा दो इन सबको। अब पढ़ते हैं पर टाइप्स। हाँ बोलो। जो एसओएल है ट्यूमर्स है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर को बोलते हैं एसओएल, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। जो जगह रोकने वाली कुछ लीजन है, कुछ चिन्ह है, वो आफ्टर बर्थ अगर क्रिएट हुए हैं, तो अगर वो ग्लियल सेल्स का है तो ग्लियोमा है, एस्ट्रोसाइट सेल होती है ब्रेन में उनका है तो एस्ट्रोसाइटोमा है, अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अगर वो है ट्यूमर तो वो ट्यूबरकुलोमा है, ठीक है, और कोरोइड प्लेक्सस में अगर ट्यूमर है तो कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा उसको बोलते हैं। ये ट्यूमर अगर बनेगा तो या तो एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ सीएसएफ करेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा अगर पाथवे के नियर बाई में है तो उन दोनों कारणों से आपके सीएसएफ बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो हाइड्रोसिफिलस कंडीशन हो सकती है। ये एक्वायर्ड कंडीशन का टाइप था। समझ में आ रही है? अब हम टाइप ऑफ हाइड्रोसिफिलस पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस क्या है, कौन कौन से टाइप होते हैं, दो पढ़े थे, बोलो। टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस, LUS, टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस। पहला आपका, देखो दो टाइप से हाइड्रोसिफिलस को डिफाइन करते हैं। एक तो है उसका फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो, कम्युनिकेटिंग। एक उसके फ्लो में कोई दिक्कत है तो नॉन कम्युनिकेटिंग। हाँ है ना, समझ आ रहा है? तो दो टाइप्स है, एक है कम्युनिकेटिंग जिसको अपन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बोलेंगे, और एक है नॉन कम्युनिकेटिंग जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, लिखो। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, नॉन कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब यह है कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, कम्युनिकेशन रुक रही है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस बोल सकते हो। लिखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव। हाँ, अरे बोलो, TRUCTIV, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस बोल सकते हो ना इसको, ठीक है। तो लिख लो, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन obstruction in normal flow of CSF, in this condition obstruction in normal flow of CSF, CSF, ठीक है, जो CSF का फ्लो है, वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस तक या सब एरेक्नोइड स्पेस तक,
फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, ट्यूमर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है, ठीक है, थ्रोम्बस है, कुछ भी है, तो उन सब की वजह से अगर कहीं रुकावट है या फ्लो या पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको बोलेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो वो कम्युनिकेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखो पहले, नॉन कम्युनिकेटिंग। कॉजेस, क्या कॉज हो सकते हैं इसके? कॉजेस, कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके? एट्रेसिया, स्टेनोसिस, एट्रेसिया या स्टेनोसिस, ठीक है, एट्रेसिया फॉर्मेशन में कमी रह जाना, या स्टेनोसिस और कंप्रेशन ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, ठीक है, या कंप्रेशन ऑफ AQQED एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट। सुनो, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट हमने पढ़ी थी थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल के तक, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल तक जो अपन ने डक्ट पढ़ी थी, उसमें अगर एट्रेसिया है, स्टेनोसिस है, ये कंप्रेशन है, तो फ्लो रुकेगा, है ना, फ्लो रुकेगा। दूसरा लिखेंगे, एक नंबर डाल देता हूँ इसको, दूसरा लिखेंगे, एनी ट्यूमर, एनी ट्यूमर, ठीक है, जो फ्लो में आ रही हो, ठीक है, कोई भी ट्यूमर जो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हो, ये कोई भी ट्यूमर हो सकती है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है, एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमा या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। एन्यूरिज्म फ्लो रोकता है कब? जब कोई ब्लड वेसल के अंदर ब्लड इकट्ठा होकर या क्लोट बनाकर, ठीक है, किसी अदर स्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा हो जो फ्लो में आ रही हो, सीएसएफ के फ्लो पर ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा हो, या तो वो एन्यूरिज्म हो या वो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो, दोनों कंडीशन अगर सीएसएफ पर दबाव डाल रही है, ठीक है, अगर सीएसएफ के फ्लो पर दबाव डाल रही है तो वो है ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कोई भी ट्यूमर, ये तो ट्यूमर के टाइप है कि कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, ये ट्यूमर मान लो। तो ट्यूमर अगर किसी भी पाथवे पर आ रही है, हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन वाली चीजें पढ़ेंगे अभी। तो ट्यूमर अगर किसी पाथवे में आ रही है तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, ठीक है, हाइड्रोसिफिलस। मतलब ट्यूमर वाले केस में पेशेंट को हाइड्रोसिफिलस होता ही होता है। कोई पेशेंट अगर है ब्रेन ट्यूमर का और वो रोजाना बोलता है कि मुझे चक्कर आते हैं, मेरा सिर दर्द रहता है बहुत तेज, या मेरा एक तरफ से सिर फटा जा रहा है, ठीक है, और उसका अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जीसीएस डाउन आता जा रहा है, धीरे धीरे वो डिमिनिश होता जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर डायग्नोसिस करवाते हैं अपन और अब ट्यूमर हमें कब मिला, हमने देखा कि उसको आईसीपी ज्यादा है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, ट्यूमर मिला, तो हम तो ये डायग्नोसिस तो कर सकते हैं कि ट्यूमर की वजह से हाइड्रोसिफिलस है, हाँ है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस ये भी कह सकते हैं, ठीक, हाँ। डेंडी वॉकर माल फॉर्मेशन इसमें आएगा, डेंडी वॉकर एनोमली इसमें आएगी, फ्लो रोक रहा है ना, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले मैंने, डेंडी वॉकर एनोमली, आउटलेट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कहीं ना कहीं रुक गए हैं, है ना, तो हाँ ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो भी मिटा दूं, ये मिटा के रख दूं, तो थर्ड लिख दूं मैं, डेंडी वॉकर एनोमली, हाँ है ना, डेंडी वॉकर एनोमली, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, आउटलेट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल,
फोर्थ वेंट्रिकल का आउटलेट आपको पता है कौन कौन से थे, फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, उनका क्या हो गया, तो बंद रह गए वो, या एट्रेसिया हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आप फोराम वो एट्रेसिया ऑफ फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लस्का, या फिर आप एक ही शब्द लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, आउटलेट्स ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? ठीक है, लिखो। तो ब्रैकेट में लिख लो ऐसा ही, एट्रेसिया ऑफ आउटलेट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, है ना? कौन कौन से आउटलेट्स हो सकते हैं, फोरामेन ऑफ मेजेंडी और फोरामेन ऑफ LUSCHK। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लस्का, ये सब क्या है, आउटलेट्स है, निकलने वाले, फोर्थ वेंट्रिकल से निकलने वाले, जहां से CSF फ्लो करेगा। अगर इनमें एट्रेसिया है, नैरोइंग है या बंद है, तो ये फ्लो नहीं करेंगे प्रॉपर, और फ्लो नहीं करना ही तो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, या फिर चौथा लिख दूं मैं, अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन, अर्नोल्ड चियरी CHIARY चियरी मालफॉर्मेशन, है ना? ये भी तो ऑब्स्ट्रक्शन है। हर्निएशन हो जाए या टिश्यू ग्रोथ हो जाए किसकी, सेरेबेलम की, ठीक है, टुवर्ड्स द कैनाल, तो क्या है वो, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। अभी बताया था मैंने डायग्राम बना के। हाँ? यहाँ पर अगर ये दूसरे कलर से बना देता हूँ, अगर ये आपका सेरेबेलम टिश्यू है, ठीक है, अगर इसका हर्निएशन यहाँ कैनाल तक हो रहा है, तो ये कैनाल पर दबाव डालेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये प्रेशर डालेगा तो नैरोइंग आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये प्रेशर डालेगा तो इस तरीके से नैरोइंग आएगी, है ना? समझ में आ रही है? ये है अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन। हाँ, दूसरा टाइप है कम्युनिकेटिंग, दूसरा टाइप है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। कौन सा वाला बताओ? अर्नोल्ड चियरी मालफॉर्मेशन। देखो इधर एक बार, हमने सेरेब्रम और ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये सेरेबेलम बना रहे हैं, ये पार्ट है सेरेबेलम। ठीक है, और ये हमने कुछ ऐसे फ्लो पढ़ाया था CSF का, है ना, ऐसा। ठीक है, तो इसके अलावा ये रिमेनिंग सरफेस जो है, इसमें क्या था, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, वो हम डायग्राम में देख पाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं। सेरेबेलर जो, अब सेरेबेलम है तो ये टिश्यू सेरेबेलर टिश्यू, है ना? सेरेबेलम है तो ये टिश्यूज को सेरेबेलर टिश्यू बोलेंगे, सेरेब्रम टिश्यू नहीं, सेरेबेलर टिश्यू बोलेंगे। और सेरेबेलर टिश्यूज अगर हर्निएशन होता है तो यहां तक कैनाल तक पहुंच जाते हैं, आगे की तरफ धक्का मार के। ठीक है, अब कैनाल में क्या होता है, आपको CSF फ्लो कहां होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में। बीच में जो कैनाल है उसमें नर्व फाइबर होता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है, तो पूरा सेंट्रल में CSF नहीं बह रहा होता है, पूरा सेंटर में ब्रेन पार्ट्स होता है। यहां पर भी आपको ब्रेन पार्ट है, और पेरिफेरल सरफेस में यहाँ पर पायामीटर या टच में, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके सब अरेक्नोइड स्पेस, बोलो, और उससे ऊपर ड्यूरा। तो सब अरेक्नोइड में तो बह रहा है आपका CSF। ये अगर ब्रेन है तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लेयर आपके पास पायामीटर थी, आया ना, बोलो, और दूसरी वाली लेयर आपके पास थी कौन सी, सब अरेक्नोइड, और तीसरी वाली लेयर कौन सी थी आपके पास, ड्यूरा। तो ड्यूरा के नीचे वाला स्पेस सब ड्यूरल, अरेक्नोइड के नीचे वाला स्पेस सब अरेक्नोइड। तो सब अरेक्नोइड स्पेस में आपका CSF फ्लो करता है। ठीक है, जिस तरीके से ब्रेन के सराउंडिंग में फ्लो कर रहा है, उसी तरीके से स्पाइनल कोड का भी एक टिश्यूज को एक लंबे नर्व फाइबर का एक कनेक्टिव वो होता है बंडल, वो बंडल स्पाइनल कोड में पूरा फैला होता है यहाँ तक। ठीक है, ये ब्लैक जो बना रहा हूं, उस बंडल के पास पास में क्या है, ड्यूरा है, पास पास में क्या है, सब अरेक्नोइड।
तो सब एरेक्नोइड स्पेस में यहां पर भी क्या बह रहा है, CSF। अगर इसका टिश्यूज को मैं हर्निएशन करता हूं तो ये इस पर प्रेशर डालेगा, डालेगा, और यहां प्रेशर डालेगा तो फ्लो रोकेगा। क्या क्या रोकेगा, फ्लो रोकेगा। किसका फ्लो रोकेगा, CSF का। और जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है उससे आगे रुकेगा, बस नॉर्मल सी बात है। जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगा है उसके आगे वाला खाली होगा ना, ठीक है। तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन अगर ब्रेन में ही है तो नीचे तक नहीं आएगा, आपका ऑब्स्ट्रक्शन अगर कैनाल की तरफ है तो कैनाल से नीचे नहीं आएगा। आपको ये तो ध्यान है ही, ओरिजिन से लेकर अपना टारगेट तक ही तो फ्लो होता है, ठीक है। तो उस फ्लो फ्लो एब्जॉर्प्शन की डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और आप पढ़ रहे थे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन में आपको ये बता दिया मैंने। अब कम्युनिकेटिंग पढ़ रहे हैं अपन। कल नहीं आए थे क्या आप, ज्योति नहीं आई थी कल, परसों, परसों आई तो थी। तो हाँ भाई, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। ALUS, कम्युनिकेटिंग का मतलब इसमें होगा ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, हाँ है ना, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ये हाइड्रोसिफिलिस को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर, एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर, ठीक है। ड्यू टू एनी इंफेक्शन और हेमरेज, ये कैसे हो सकता है, ड्यू टू एनी इंफेक्शन और हेमरेज। इसमें कारण क्या हो सकते हैं, इंफेक्शन हो सकता है, है ना, और क्या हो सकता है, हेमरेज। या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा, सही, नॉट एबल टू एब्जॉर्ब CSF, ठीक है। या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा CSF का, या कुछ हेमरेज है, ठीक है, और या फिर है इन्फेक्शन। ये कारण है कम्युनिकेटिंग के, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है फिर भी हाइड्रोसिफिलिस है, ठीक है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो भी हाइड्रोसिफिलिस है, ये कारण है कुछ, ठीक है। मिटा दें, लिख लिया सबने पीछे प्रतीश। असेसमेंट करें, असेसमेंट, असेसमेंट। देखो हाइड्रोसिफिलिस वाला बच्चा हमें कैसा मिलेगा या क्या क्या होगा उसके अंदर, वो असेसमेंट है। असेसमेंट लिखो, इन यंगर चाइल्ड, पहले पहले लिख लो, इन यंगर चाइल्ड, यंगर का मतलब छोटा, YOUN, यंगर चाइल्ड, हाँ। इन यंगर चाइल्ड क्या कंडीशन होगी, अगर बच्चा छोटा है, कितना छोटा, यंगर तो छोटा बोल दिया आपने, कंपैरिजन कर लिया तो 18 साल से 16 साल वाला भी छोटा ही होता है। यंगर चाइल्ड लगभग 18 महीने तक का, कब तक का, ठीक है, लगभग कितने साल का, 1.5 साल तक का, 1.5 से 2 साल या 1.5 साल ही बोल दो, ठीक है। तो लेस देन 18 मंथ बोल दो, यहाँ पर क्या बोल दो, ठीक है। तो यंगर चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस, इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस क्या मिलेगा इसमें, पहला पॉइंट डाल रहा हूं मैं, इंक्रीज हेड सरकमफेरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है ना, ठीक है। हेड सरकमफेरेंस बढ़ जाएगा क्या, कैसे बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब बच्चा छोटा है 18 महीने से कम, तो सुचर लाइन मजबूत नहीं हुई होगी, 18 महीने से छोटा है
तो सूचर लाइन फिक्स ज्यादा हुई नहीं होगी, इसलिए सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है। अरे जो बच्चा 2-2.5 साल से बड़ा हो गया, उसकी ये ब्रेन की ये क्रेनियम की सूचर लाइंस बहुत मजबूत हो चुकी होगी, अब उसका हेड सर्कमफेरेंस नहीं बढ़ सकता ना, तो इस बच्चे में ही हेड सर्कमफेरेंस बढ़ सकता है, अडल्ट में नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कब मिलेगा हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मैकवेन साइन, दूसरा लिख रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ मैकवेन, MACWEN, मैकवेन साइन। मैकवेन साइन क्या होता है? क्रैक पोर्ट साउंड। ठीक है, बता रहा हूँ क्या हुआ, बता रहा हूँ। क्रैक पोर्ट साउंड ऑन परकशन। क्रैकपोर्ट साउंड ऑन परकशन ऑफ स्कल, ऑफ स्कल। देखो जो बच्चा 18 महीने से कम है, ठीक है, उसका हेड सर्कमफेरेंस बढ़ सकता है और इतना फूल गया है गोल सा हो जाएगा। ठीक है, अंदर से हेड मतलब प्रेशर बढ़ा होगा सी का, क्या होगा, क्या चाहिए, अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो हाँ, उसकी शेप जो है आपके शेप की जैसे नहीं रहेगी, वो सब जगह से फैलने लगेगा, तो ऐसे बड़ा सा लगेगा। हाइड्रोसेफेलस का बच्चा देखा नहीं तुमने? गूगल पर सर्च करके देखना, पूरा गोल नहीं होता है भाई, फुटबॉल थोड़ी बन जाएगा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। हाँ हाँ, सुनो, उस बच्चे के हेड को जिसका सर्कमफेरेंस बढ़ सकता है या जिसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप बर्तन टेस्ट करके लाते हो ना, कुम्हार की दुकान पे जाते हो और घड़ा उठाते हो और वो कुम्हार ऐसे बजा के टेस्ट करके चेक करता है, वो टेपरिंग साउंड जो बजाता है ऐसे, ठीक है, कुम्हार की दुकान पे जाते हो वो ऐसे बजा के दिखाता है ना, तो उस साउंड को क्लियर साउंड आती है ना, तो वो ठीक है। और साउंड में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आता है तो पता चलता है आपको कि इसमें डिफेक्ट है या खराब है घड़ा। ठीक है, तो क्रैक पोर्ट साउंड, उस टूटे हुए घड़े पे जो साउंड आता है, वो साउंड बच्चे को ऊपर परकशन टेपरिंग करने से उसको पता चलेगा कि ये क्या है। टेपर कैसे करते हो आप? स्टेथोस्कोप से ना, ऐसे टेपर करते हो ना, ठीक है, तो टेपर ऐसे करने से परकशन से क्या मिलेगा आपको, उस बच्चे का हेड पर साउंड जो आएगा वो आएगा जैसे टूटा हुआ घड़ा है। ये क्या साउंड आएगा? क्रैक पोर्ट साउंड। कौन सा साउंड आएगा? उसको बोलते हैं मैकवेन साइन। क्रैक पोर्ट साउंड को बोलते हैं मैकवेन साइन। ठीक है, ये भी कब कब तक होगा? ये 18 महीने से कम तक। कौन से बच्चे में होगा ये भी? बिलो 18 मंथ। अरे जब पूरे ऊपर बता दिया मैंने, वैसे तो ये कब तक आ जाएगा ये साइन? 18 महीने के बच्चे तक। बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल होगा क्या? इसको मिटा दूं पहले। बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल, बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल तो पढ़ा ही दिया होगा, ओबीजी वाले सर ने पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो एंटीरियर फोंटानेल जो होता है उसका क्लोजिंग टाइम क्या होता है आपका? 18 महीने, 1.5 साल। अरे याद रखो, 1.5 साल या, ठीक है, हाँ, 18 महीने या 1.5 साल पर क्लोज होगा। और पोस्टीरियर कब क्लोज होता है? 6 वीक। तो 1.5 महीना 1.5 साल, पोस्टीरियर वाला 1.5 महीना, आगे वाला 1.5 साल। ठीक है, ठीक है, तो आपका एंटीरियर फोंटानेल जिसके अंदर स्पेस है, जो ब्रेगमा जिसको कहते हो आप, एंटीरियर फोंटानेल, उसमें जो स्पेस है, अगर वहां पर बोन नहीं होगी ना, वहां पर साइड में तो क्रेनियम बोन है, वो स्पेस जो है, उस स्पेस के अंदर जो टिश्यूज है उसके अंदर प्रेशर पड़ेगा तो बाहर की तरफ उभर के नहीं आएगा, है ना? अगर कोई स्पेस ऐसा है तो यहाँ पर टिश्यूज आपको ऐसा फील होगा क्या, अंदर वाला टिश्यू बाहर की तरफ उभर के आएगा?
यही बल्जिंग है, ठीक है, ये बल्जिंग है। तो उस बच्चे के हेड पर ऐसा कुछ है स्पेस, ये आपका एंटीरियर फोंटानेल है। तो ये टिश्यूज, आपके ब्रेन टिश्यूज इस तरीके से आएंगे ऐसे उठ के, तो ये बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फोंटानेले होएगा, क्योंकि इनका बच्चे का ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? ये हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये? हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसका बढ़ा हुआ है। ठीक है साहब, तो बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल लिखा। बाकी पढ़ रहे हैं ना सारे, सारे मिला लेना आप। बाकी हम सारे असेसमेंट पढ़ रहे हैं ना, डायग्नोसिस भी करेंगे, ठीक है। अभी असेसमेंट कर रहे हैं, डायग्नोसिस में आप डिसाइड करना कि क्या है इस बच्चे को, ठीक है। क्योंकि बच्चे का आप चाहते हो कि बच्चे को क्या हुआ है ये कंफर्म करना चाहते हो ना, तो कंफर्म आप डायग्नोसिस से करते हो ना। असेसमेंट कर रहे हैं अभी, ये मिलेगा बच्चे में, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये तो देखो, डायग्नोसिस तो करवाओ इसका। अपन केवल दो डाटा पर बता दे क्या इसको है क्या नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, कुछ और भी इश्यू हो सकता है ना। एंटीरियर फोंटानेले का स्पेस बड़ा है, ब्रेगमा बड़ा है, सही क्लोजर नहीं हुआ है बच्चे का, ये भी तो हो सकता है। इश्यू तो कुछ भी हो सकते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कह सकते। दो दो डाटा के आधार पर हम कहते हैं कि साइटोसिफिलिस है। कई बच्चों का उठा हुआ होता है ये, ठीक है, ये स्पेस बढ़ा रह गया है, प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हुआ है, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ, बोन ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, टिश्यूज का ऑलरेडी वो मतलब शुरू से बचपन से ही बड़ा हुआ है। कई का रह जाता है ना पूरी लाइफ टाइम चल रहा है, कई का पूरा लाइफ टाइम ही रह जाता है ना, कई लोग देखे होंगे तो जो पूरे लाइफ टाइम ही रह जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इशू हो सकते हैं। हाइड्रोसिफिलिस की डेफिनेशन ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक बल्ज है उसी से हाइड्रोसिफिलिस, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। कई कारण होते हैं। अभी असेसमेंट पढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस करो उसको भी, बच्चे को भी आपका जो है उसका भी डायग्नोसिस करो। हाँ, वाइड सूचर भी हो सकते हैं क्या? सूचर लाइन वाइड हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ में लिख लेना वाइड सूचर लाइन, वाइड सूचर, वाइड सूचर, ठीक है। सूचर लाइन दूर दूर हो सकती है क्या? हाँ है ना। सूचर लाइन, सेजाइटल सूचर आपका दूर हो सकता है क्या? और रिमेनिंग सूचर भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर सेजाइटल सूचर पे पड़ेगा। कौन सा होता है सेजाइटल? वो कोरोनल होता है, ठीक है। जो ऐसा कर रही है ना वो कोरोनल है, ये है सेजाइटल, ठीक है। हाँ, ठीक है। डायलेटेड स्कैल्प वेन्स, डायलेटेड स्कैल्प वेन, डायलेटेड स्कैल्प वेन ड्यूरिंग क्राई, ठीक है, मोस्टली ड्यूरिंग क्राई। क्यों ड्यूरिंग क्राई, क्यों? रोने के टाइम बच्चे का एसी भी बढ़ जाता है, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी जो स्कैल्प पर जो वेन्स दिखेगी वो डायलेटेड दिखेगी, बड़ी दिखेगी, ठीक है। अच्छा, सनसेट आइज, ये भी एक साइन है। पेन में थोड़ी इंक डाले यार, ले हिमांशु। सनसेट आइज, सनसेट आइज, सनसेट आइज मतलब सूर्यास्त, सनसेट आइज मतलब, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर स्क्लेरा विजिबल ओवर आइरिस, स्क्लेरा विजिबल ओवर आइरिस, स्क्लेरा विजिबल ओवर आइरिस।
दिख रहा है, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट है, जो ऊपर वाला दिखेगा पूरी आंख पर ये दिखेगा, और नीचे की तरफ आपके आई, ठीक है। हाँ, तो ऐसे सूर्यास्त जैसी स्थिति दिखेगी, सनसेट आइज, ठीक है। क्या हुआ, हंस के रहे हो, क्या हुआ, मिटा दो ये। स्क्लेरा विजिबल ओवर आइरिस, सनसेट आइज बोलती है, हाइड्रोसेफेलस में मिलती है, ठीक है। ब्रेन टिश्यूज का आगे की तरफ झुक जाना, बल्जिंग हो जाना, और आईबॉल को अफेक्ट करना, ठीक है, सनसेट आइज। फ्रंटल बोसिंग, मतलब फ्रंटल बोसिंग का मतलब होता है ये जो आपका आगे वाला हिस्सा है, फ्रंटल है ना, फोरहेड, ये फुल आवास होता है, ठीक है, उभरा आवास हो जाता है, ठीक है। बोजिंग या बोसिंग, आगे की तरफ झुक जाना, ठीक है। पेपिलिडिमा, पेपिलिडिमा का मतलब स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स की स्वेलिंग आप कैसे देख पाओगे उसको, आप कैसे देख पाओगे, फंडोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, हाँ बोलो, है, फंडोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोपी कर लो, ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर आता है वो, ठीक है। फ्रंटल का मतलब ये फोरहेड है, बोसिंग मतलब फूला हुआ, आगे की तरफ झुका हुआ है ना, फूला हुआ, ठीक है। और पेपिलिडिमा का मतलब है ऑप्टिक नर्व, उसकी स्वेलिंग, ठीक है, उसको फंडस बोलते हैं, आई बॉल के अंदर से हम देखते हैं पाथवे से, ठीक है, तो फंडस को भी बोलते हैं। गूगल पर सर्च करके पढ़ के आना। आई बॉल को हम एक मशीन होती है, उस मशीन पर यहाँ रख कर जो विजुअल फील्ड है, उस फील्ड के थ्रू हम पीछे से देखते हैं रेटिना को, ठीक है। उस पर आपको स्वेलिंग हुई हुई पेपिलिमा दिखती है, नर्व दिखती है, उसको बोलते हैं पेपिलिडिमा, और फंडोस्कोपी इस प्रोसेसर को बोलते हैं देखने को। अब मिटा दो इसको सबको, ओल्डर चाइल्ड पे आए, ये बच्चे की बात है, छोटे वाले की, ठीक है। अब तक हम पढ़ रहे थे चाइल्ड बिलो 18 मंथ, ठीक है। अब पढ़ेंगे ओल्डर चाइल्ड के लिए। इन ओल्डर चाइल्ड, इसमें क्या हो साइन सिम्टम, इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होने वाला है वो देखो। नोसिया, वोमिटिंग, बोलो, अबाउट 2 ईयर, मोर देन 2 ईयर, ठीक है, मोर देन 18 मंथ, मोर देन 2 ईयर, ठीक है। हाँ, नोसिया एंड वोमिटिंग, लेथार्जी, विजुअल चेंजेस, विजुअल चेंजेस हो जाएंगे क्या, हेडेक, HEDACH, हेडेक, इरिटेबिलिटी, बेचैन, परेशान, इरिटेबल, ठीक है। आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, हाँ,
एटेक्सिया, एटेक्सिया क्या होता है बोलो? एटेक्सिया इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, लिखो। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है, अटेक्सिया। निस्टेगमस, मिटा दो इसको, ऊपर से मिटा देता हूँ। निस्टेगमस, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ किसका? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट निस्टेगमस। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ आई बॉल निस्टेगमस, ठीक है। लेट साइन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेट साइन क्या होगा? ठीक है, नंबरिंग तो तू कर ले यार, मैं क्या करूंगा? हाई पिच क्राई या सीजर्स, ठीक है, हाई पिच क्राई, सीजर्स, हाई पिच क्राई और सीजर्स, ये लेट साइन है, ठीक है। अगर लंबे टाइम तक ये हाइड्रोसिफिलस है तो बच्चे को सीजर्स तक आ सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा तेज हाई पिच क्राई हो सकती है ना। और बाकी आईसीपी बढ़ने वाली कंडीशन तो फिर हाई, इसमें आईसीपी बढ़ेगा तो आईसीपी की वजह से भी कुछ फीचर्स आएंगे, जैसे आपको मैंने बताया होगा पहले, वॉमिटिंग कौन से टाइप की हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल, नॉन बिलियस, प्रोजेक्टाइल, वॉमिटिंग कौन सी टाइप की हो जाएगी? प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मिटा दो इसको। क्या? नहीं, वो तो आईसीपी की वजह से होने वाली कंडीशन बता रहा था, लेट साइन यही है। डायग्नोसिस करें, चलें क्या आगे? चल यार, पेन में इंक ज्यादा डाल दी, मेरे हाथ खराब हो रहे हैं। मत भर मत भर मत भर, थोड़ा कम कम डाले, मेरा हाथ खराब हो जाता है। हाँ भाई, डायग्नोसिस का कैप के अंदर भरी हुई है, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ठीक है। डायग्नोसिस में आप फर्स्ट लिख लो सीटी स्कैन एंड एमआरआई, और इन्हीं को दोनों को लिख लेना कंफर्मेटरी, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, ठीक है। सीटी और एमआरआई से आपके ब्रेन टिश्यूज की लोकेशन, कितना इन्फ्लामेशन है,
कितना कंप्रेशन है, कितना स्वेलिंग है, कितना एट्रेसिया है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, और सीटी और एमआरआई से ही पता चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सीटी से पता चलता है एग्जैक्ट लोकेशन। कल परसों मैंने आपको सीटी के बारे में बताया था। ठीक है, कि कुछ एक्सरेज और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एग्जैक्ट लेवल पर जाकर और अलग अलग इमेजेस लेता है। उन इमेजेस को अपन पूरा कंप्यूटेड करके सही लोकेशन का पता लगाते हैं। ये हमने सिटी के बारे में बताया था कल परसों, है ना। और एमआरआई के बारे में बताया था कि रेजोनेंस होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो एमआरआई भी बताई थी। तो इन दोनों से कंफर्मेटरी आपको पता चलेगा कि कॉज क्या है और लोकेशन क्या है हाइड्रोसेफेलस के लिए। ठीक है, स्कल एक्सरे करवा सकते हैं। स्कल एक्सरे, ठीक है। ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ हेड, इल्यूमिनेशन भी होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन भी विजुअलाइजेशन है। ठीक है, हाई बीम एक्सरे के साथ ही होता है। वेंट्रिकुलोग्राफी, वेंट्रिकुलोग्राफी, ग्राफी जहां पर शब्द आता है वहां पर डायग्नोसिस है। बोलो। कुछ कैथेटर डालकर और कुछ डाई या एयर डालकर वेंट्रिकल्स की साइज और लोकेशन और ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते थे। हम जनरली डाई डाल के नहीं चेक करते कई चीजों का। एंजियोग्राफी करते हो आप, डाई डालते हो ना। ठीक है, तो डाई और एयर इंसर्ट करते थे पहले वेंट्रिकल्स में और डायग्नोसिस करते थे। लेकिन अभी ये प्रैक्टिस नहीं की जाती है, अभी नहीं करते, ये खराब चीज है। हाँ हाँ, पहले पहले किया जाता था ऐसे। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिस यूज नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप बाकी जगह पर एंजियोग्राफी कर रहे थे, हार्ट में कर रहे थे, तो उससे क्या हो जाता है डाई डालने से। अब आपने कभी वो देखा है एन्यूरिज्म का क्लिपिंग? एन्यूरिज्म होता है ना ब्रेन के अंदर, उस ब्रेन के एन्यूरिज्म की एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है, एक हाई बीम एक्सरे के नीचे पेशेंट को कंटिन्यूस रखा जाता है और फीमोरल से जाकर हम फीमोरल वेन से जाकर, ठीक है, आईवीसी से जाकर राइट वेंट्रिकल से जाकर हमने और हम पहुंचेंगे कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन में। और ब्रेन में पहुंचकर जहां पर क्लिप है, वहां जहां पर वो क्लोट बन गया है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा जाकर ऐसा ये सर्कुलेशन ऐसा होता है ब्रेन में कुछ ऐसा, और यहाँ पर कुछ जाके सपोज दैट ऐसा कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, और इसमें ब्रेन ब्लड ट्रैप हो गया है ब्लड। ठीक है, अब ये फ्लो भी रोक रहा है। ठीक है, या इधर से जाके ऐसा आ रहा है ना, तो यहाँ आने नहीं दे रहा ब्लड को। समझ में आ रही है बात? यहाँ से ब्लड अगर जाएगा और यहाँ से आएगा, या फिर एक ही पाथवे है पूरा आर्टरी का, उसमें कहीं पर भी ऐसा रुक जाना ब्लड का, या थक्का बन के ऐसा गोल सा रुक जाना, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं? अब इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, वो डीएसए नाम का एक प्रोसीजर होता है। हाई बीम एक्सरे मशीन नाम की मशीन में पेशेंट लेटा रहता है और कंटिन्यूस ऑक्सीजन वो एक्सरे चलता रहता है, कंटिन्यूस शूट्स। ठीक है, शॉट एक एक शॉट मारते हैं अपन एक्सरे कई बार। शॉट एक बार नहीं, कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता है, और अपन उस कैथेटर को विजुअलाइज करते रहते हैं कहाँ पहुंचा अपना कैथेटर। और यहाँ से लाके अपन कैथेटर को यहाँ तक पहुंचाते पहुंचाते यहाँ पर पहुंचते हैं, और कैथेटर के थ्रू उसके अंदर से एक कोइल डालते हैं, कोइल। ठीक है, वायर होता है बहुत पतला, उस वायर को वहां ले जाकर अपन पीछे से बाहर से घुमाएंगे और वहां पर कोइल बन जाएगी। और उस होल में अपन उस कोयल को डाल के छोड़ देते हैं ताकि वहां फिलिंग कर देते हैं उस कोयल की, उसको बोलते हैं कोयलिंग। और ओपन अगर ऑपरेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, है ना, ये वाले पार्ट को यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करके और इस पर क्लिप लगा देते हैं। मेटेलिक क्लिप आती है ब्रेन में डलने वाली। तो ओपन जब सर्जरी होती है क्रेनियोटोमी, उसमें ब्रेन को खोल के टारगेट पर जाके और जो एन्यूरिज्म है उस पर क्लिप कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, वो परमानेंट क्लिप वहीं रहेगा लाइफ टाइम के लिए, और ब्रेन की बाकी सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ये है ओपन सर्जरी। और क्लोज सर्जरी में हम जाते हैं कैथेटर के थ्रू, और वहां जाकर अपन उसमें एक कोइल डाल के आते हैं, कोइलिंग कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो ओपन सर्जरी हो तो अपन क्लिपिंग करते हैं, और क्लोज है तो कोइलिंग करते हैं। तो इसमें जाएंगे हम, और ये लगभग इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ऐसा होगा ये, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन चुकी है। समझ में आ रही है?
अब ये जो एक्स्ट्रा ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बार बार इसमें ब्लड घूम के सर्कुलेट होकर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सराउंडिंग टिश्यूज को बहुत पेन कर रहा होगा, ठीक है, और कहीं कहीं ब्रेन का प्रेशर बढ़ा रहा है, दर्द कर रहा है, ठीक है, इसको एन्यूरिज्म बोल दिया। और हमने यहाँ से गए, हम एंट्री की यहाँ से, और यहाँ पर जाके कोइल यहाँ से ऐसे भर के आ गए, इसको बोलते हैं कोइलिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा प्रोसीजर, कोइलिंग बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलोग्राफी करेंगे हम, तो वेंट्रिकल्स में यहाँ पर हम कैथेटर के थ्रू जाएंगे और वेंट्रिकल तक पहुंच के इसमें भी डाई डालते हैं, पर तभी दिखता है ये, इसमें बार बार डाई इंसर्ट करते हैं तब अपने को ये पाथवे पूरा दिखता है, कहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे, ठीक है। डाई डाले, आगे पाथवे दिख गया, फिर कैथेटर आगे, फिर डाई डाले, पाथवे दिखा, फिर कैथेटर को आगे खिसकाया, ऐसे खिसकाते रहते हैं। उस तरीके से अपन वेंट्रिकल्स में पहले डाई और एयर डाल के चेक करते थे, आजकल वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बाय, इसमें लिख लो विजुअलाइजेशन ऑफ ventricles by injecting dye, DYES dye, or air, DYE dye or air, but now not using because of side effect of dye, but now not using, अभी करंटली ये यूज नहीं होता है क्योंकि डाई और एयर से दोनों से प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, बट नाउ नॉट यूजिंग बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ डाई और एयर। ये आपका हो गया डायग्नोसिस। हाँ, मैनेजमेंट करेंगे हम, ठीक है। हाँ भाई सुनो, क्या कर सकते हो आप मैनेजमेंट के लिए? देखो ट्रांसलिमिनेशन है पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखना, केवल एक्सरे से, हाई बीम एक्सरे से, लगातार एक्सरे से देखना, ठीक है। लाइट सोर्स यूज मतलब डाई से ही चमकीला दिखता है, वो लाइट बाहर से ही होती है, कुछ ब्रेन में आप कैथेटर या फिर कोई लाइट डाल नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक है, वो एक्सरे एक्सरे से दिखता है, डाई वगैरह इंजेक्ट करने से ही वो चमकीला दिखता है, वो चमकीला दिखना इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, डाई वगैरह डाल के देखना ही इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, चमकीला दिखना इल्यूमिनेशन है, बिल्कुल डालनी पड़ेगी। हाँ, इल्यूमिनेशन का मतलब ही चमकीला दिखाना है, ठीक है। हाँ, आगे चलें। मैनेजमेंट में लिखो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस अगर है तो उसमें क्या कर सकते हो आप? कम्युनिकेटिंग का मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, उसमें आप क्या कर सकते हो मैनेजमेंट में? तो ड्रग, पहली ड्रग का नाम लिख लो, मेडिकल मैनेजमेंट में लिख रहे हैं अपन एसिटाजोलामाइड, ACETAZOLAM, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो और DOC लिख लो, ठीक है, DOC तुम्हारी मर्जी, जो ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। हाइड्रोसिफिलिस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस है एसिटाजोलामाइड। एक्चुअली ये करती किस तरीके से काम है, ये आपका कोरोइड प्लेक्सस पर CSF के सीक्रेशंस को रोक देगी, कम कर देगी, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस से CSF के सीक्रेशन को कम कर देगी, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर। अच्छा, इसकी डोज जो एग्जैक्टली हम देते हैं कौन सी है? 50 mg पर केजी पर डे, ठीक है, और इसको TDS दे सकते हो आप, ठीक है, 3 बार दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी आप ये लिखो पर केजी पर डे, वो तो डॉक्टर डिसाइड कर लेगा QID TDS। अच्छा, ये आपके लिए डोज है जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस में आती है, क्वेश्चंस में आती है जो डोज है, ये 50 mg।
अगर रेंज में आती है तो 25 से 100 है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। एग्जैक्टली क्वेश्चन में ये डोज आती है ऐसी, स्टार बना रहा हूं इसको भी मैं वापस, ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, 50 mg/kg। और अगर रेंज में कोई पूछे आपको कि रेंज बताओ इसकी क्या रेंज है, ये रेंज आया आपके सामने, तो रेंज आपको जो सबसे सूट करने वाली होती है वो है 25 से 100 mg/kg बॉडी वेट, ठीक है, पर डे या पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से इतनी देनी होती है। क्या है, अच्छा ये ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब ये सीक्रेशन रोकेगी ये तो कुल मिला के, ठीक है। तो इट डिक्रीज द सीएसएफ प्रोडक्शन, क्या करती है स्टेजोलामाइड, डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन, क्या करेगी, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, सीएसएफ को प्रोडक्शन कम कर देगी तो हाइड्रोसेफेलस वाले साइन सिम्टम कम हो जाएंगे, हाँ या ना, कुछ ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन कम करेगी तो आप नॉर्मल वैल्यूज में आ जाओगे। दूसरा ड्रग लिखो मैनिटोल, दूसरा ड्रग, पहला ये था, दूसरा ड्रग है मैनिटोल। कब देते हो, टू डिक्रीज आईसीपी, टू डिक्रीज आईसीपी। अडल्ट में देते हैं 100 ml, बच्चे में दे सकते हैं 20 से 30 ml, ठीक है, इसकी कोई डोज डिसाइड नहीं है, वजन के हिसाब से होगी, ठीक है, तो 20 से 30 ml देते हैं बस, ठीक है, 100 ml का जो आता है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में, अच्छा अब सर्जिकल मैनेजमेंट कर लेते हैं, आगे चले, मिटा दो ये सबको दानिश, ये ड्रग ऑफ चॉइस याद रहेगी, एसिटाजोलामाइड, सर्जिकल मैनेजमेंट पे आ जाओ भाई, सर्जिकल, हाँ जी, नॉन कम्युनिकेटिंग में सर्जरी कर लेंगे ना, अरे नॉन कम्युनिकेटिंग में सर्जरी कर लेंगे ना, चलो, सेंटिंग कर देंगे हम, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या चीज है सेंटिंग। देखो हम चाहते हैं कि वहां पर ब्रेन में क्या ज्यादा है, सीएसएफ ज्यादा है, ठीक है, और कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस हो गया है, आपको एक ड्रग तो मिली गई जो कम्युनिकेटिंग में काम कर जाती है, एसिटाजोलामाइड और मैनिटोल कर ही जाती है। उसके बाद में अगर आपको कंडीशन रिकवर नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन में है, तो आपको क्या करनी पड़ती है, सर्जरी। सर्जरी में 2-3 टाइप से सर्जरियां होती है, हम दोनों तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, सुन लो भाई इधर बात है आपस में यार, ठीक है। तो 2-3 टाइप से सर्जरी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, एक तो हो सकती है कि ब्रेन में जहां पर ज्यादा अमाउंट में सीएसएफ इकट्ठा हो रखा है वहां से कुछ ऐसा कनेक्शन बना दिया जाए जो बॉडी में कहीं और आके चला जाए, बाहर तो निकाल नहीं सकते बार बार सुई चुबा के, ये तो क्रेनियम है, ठीक है, तो यहाँ से तो बाहर से सुई निकलेगी नहीं तुमसे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेस बनाओ, और एक प्लास्टिक की ट्यूब, कैथेटर लाइक ट्यूब होती है जो परक्यूटेनियस में यहाँ से जाकर यहाँ जाकर यहाँ जाकर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डाल सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट में अगर ड्रेन हो जाएगी तो यहाँ से प्रेशर घटता रहेगा, टाइम जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट का सीएसएफ है उस ट्यूब से जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आ जाएगा। अब उस डिफरेंट पार्ट में आप उसको कहाँ कहाँ डाल सकते हो वो देखो, आप उसको डाल सकते हो एट्रियम में, राइट एट्रियम में, कहाँ डाल सकते हो, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में जाएगी सीएसएफ का, सुन जा पूरी बात समझाऊंगा अभी, ठीक है, उसको डाल सकते हो आप पेरिटोनियम में, उसको डाल सकते हो आप यूरेटर में, ठीक है, और उसको डाल सकते हो आप चेस्ट कैविटी में, ठीक है,
प्लूरल कैविटी में। तो इन सब जगह डालने से कुछ फायदे कुछ नुकसान है। सबसे ज्यादा शूट करने वाला है पेरिटोनियल कैविटी, सबसे ज्यादा शूट करने वाला शंटिंग है पेरिटोनियल कैविटी। तो उस शंट को हम बोलते हैं वीपी शंट। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। कौन सा शंट है? शंट। शंट का मतलब हम डायरेक्ट कर रहे हैं किसको? जो एक्सेसिव अमाउंट का सीएसएफ था उसको हमने वेंट्रिकल से पेरिटोनियम में निकाल दिया। वेंट्रिकल से कहा निकाल दिया उसको? पेरिटोनियम में। और ये शंटिंग कहलाती है। इस प्रोसीजर को शंट कहते हैं, इसलिए वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट नाम है इसका। हमने इसके लिए रास्ता बनाया है। वेंट्रिकल से ये सर्कुलेट कहाँ कहाँ हो रहा था वो तो आपको बता ही चुका मैं, ब्रेन में। लेकिन वहां तो प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको हमने दूसरी जगह निकालना चाहते हैं हम उसको। तो अब दूसरी जगह तो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनी हुई नहीं है, इसलिए हमने बना दी। हमारे बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं है कि वहां वेंट्रिकल से पेरिटोनियम में आ जाए। तो हमने क्या किया, यहां पर ये ब्रेन था, ठीक है, और कुछ ऐसा वेंट्रिकल है ये, ठीक है। और ब्रेन के बाद में यहां पर मैं वापस बॉडी पर आ रहा हूं, गर्दन पर आकर बॉडी पर, ठीक है। यहां से कुछ शंट हमने डाला, ठीक है, यहां से कोई कह रहा है, और यहां से आके हमने उसको, एक्चुअली ब्रेन के अंदर से नहीं आ सकते, हम यहां से आते हैं, ठीक है, और यहां से आके हमने उसको पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया, ठीक है। या सीधी भाषा में दूसरा डायग्राम बनाए तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ सुनो, अब सिर बड़ा बनाया तो हाइड्रोसिफिलिस तो है ही उसको। सुनो, यहाँ पर वेंट्रिकल में इसके यहाँ एक वेंट्रिकल होगा, यहाँ होगा, है या ना? अरे लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होंगे, ये ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी होगी उसकी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक शंट बनाया, ठीक है। वो शंट कैसे बनाया देखो, यहाँ से एक डाला और ये गर्दन में से आते हुए यहाँ से, ये गर्दन के पास में से आके, और हमने चेस्ट कैविटी के ऊपर इन निप्पल लाइन के पास में से आके यहाँ से निकले, और आके हमने यहाँ कहाँ डाल दिया उसको, आके पेरिटोनियम कैविटी में, ठीक है। और यहाँ पर खोला थोड़ा सा और पेरिटोनियम तक गए, और पेरिटोनियम को थोड़ा सा खोल के उस पर पूरा इंसर्ट करके वापस उसको क्लोज कर दिया हमने। तो अब हमने कनेक्शन बना दिया वेंट्रिकल से पेरिटोनियम तक। अब जैसे ही वेंट्रिकल में ज्यादा सीएसएफ इकट्ठा होगा वो वहां से प्रेशर से नीचे आ जाएगा, इधर निकल जाएगा, और पेरिटोनियम में वो एक इजीली वापस रीएब्जॉर्ब होकर यूरिन और फीसेस के थ्रू बाहर होता रहेगा। यस और नो? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा उससे कुछ। समझ में आ रही है? एक तो इजी एब्जॉर्बेबल है वहां पर वो पेरिटोनियम में, ठीक है, और इजीली वो अपने आप बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसको चार और तीन और तरीके थे, वहां पर भी डाला जा सकता था। वहां पर क्या डाला जा सकता था, राइट एट्री में भी डाल रहे थे इसको, पल्मोनरी कैविटी में भी डाल रहे थे इसको, यूरेटर में भी डाल रहे थे। तीनों जगह पर इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हो रहे थे, प्रॉब्लम बढ़ रही थी। पेरिटोनियम में डालने से नहीं हो रहा है, ठीक है, पेरिटोनियम में डालने से नहीं हो रहा है। अगर कहीं फ्लो में डाल रहे हैं ना ब्लड में तो हो रहा है, ठीक है, ब्लड में डाल रहे हैं ना कहीं फ्लो में तो डाल रहे हैं। पेरिटोनियम में वो मैनेज करके निकल जाता है। आज थोड़ा बहुत माइनर प्रॉब्लम तो आना बनता ही है, क्योंकि वहां से आप सीएसएफ ले रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना तो बनता ही, क्योंकि सीएसएफ ले रहे हो आप। हाँ जी, लिखो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में शंटिंग। सर्जिकल मैनेजमेंट में नाम क्या था इसका? शंटिंग। प्रोसीजर का नाम क्या रहेगा? शंटिंग। शंटिंग का पहला टाइप है ये वीपी शंट। कौन सा शंट है? अरे बोलो। वीपी शंट या वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसमें लिखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये मेथड कौन सा मेथड है? मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। कौन सा? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। दूसरा, दूसरा टाइप बताऊं? बोलो।
वी ए वेंट्रिकुलो एट्रियल एट्रियल शंट, ठीक है। इस शंट को कहां डाल देते थे? राइट एट्रियम में। कहां पर? राइट एट्रियम, याद रखना, ठीक है। कहां डाल रहे थे? राइट एट्रियम। थर्ड टाइप लिखूं, मिटा दूं इसको, दोनों को मिटा दूं? थर्ड टाइप आपका आता है वेंट्रिकुलो वेसिकल या वेंट्रिकुलो यूरेटर, यूआरई शंट, ठीक है। कोई वेसिकल्स यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है, या फिर यूरेटर में डाल दिया जाए शंट को, तो नॉट मच इफेक्टिव एंड कैन कॉज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो सकता है, ठीक है। तो यूज नहीं होता है जनरली, टाइप बता रहा हूँ, यूज में एक ही होता है वीपी शंट, मोस्ट कॉमन यूज वही होता है, ठीक है। ये रेयर है बहुत, ठीक है। नॉट मच इफेक्टिव लिख लो इसमें, एंड नॉट यूज्ड, नॉट मच इफेक्टिव। और एक और लास्ट वाला चौथा है वेंट्रिकुलो प्लूरल, ठीक है। वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट कहाँ डाल देंगे इसको? कहाँ डाल देंगे? वेंट्रिकल से प्लूरल केविटी। अच्छा, वहां पर क्या कर सकता है ये? हाइड्रोथोरेक्स कर सकता है क्या? हाँ या ना? तो ये कोज कर सकता है, कैन कोज हाइड्रोथोरेक्स। और हाइड्रोथोरेक्स कोज कर सकता है तो वहां पर उसको फिर थोरे को सिंथेसिस करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए थोरे को सिंथेसिस करना पड़ेगा, हाँ या ना? आईसीडी डालते हो? देखा आईसीडी? ठीक है साहब। हाँ जी, प्लूरल, आवाज आई कुछ जोर से? डिफ्यूजन क्यों होगा? अरे वेंट वो सीएसएफ अगर प्लूरल कैविटी में डाल देंगे हम तो वहां से बन रहा है, ब्रेन से खाली कर रहे हैं, पासेज अपन ब्रेन से खाली कर रहे हैं, प्लूरल कैविटी में आ गया, वहां पर पूरा माइनर से एब्जॉर्ब होकर बाकी इकट्ठा हो जाएगा, तो यूज नहीं होता नहीं मेथड अभी। हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? पेरिटोनियम का लाइफ टाइम चलता है, रियल इमेज पे आओ, रियल इमेज पे जाओ, पेशेंट को देखो, ठीक है। लाइफ टाइम चलता है पेरिटोनियल शंट, 10-10 12-12 साल तक चलता है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टाइम रह रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट के साइन सिम्टम अलग होते हैं, और इन्फेक्शन हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि संट रिवर्स संट को दोबारा खोलना पड़ जाता है 10 साल बाद, 12 साल बाद, हाँ, ठीक है। लेकिन वीपी संट ही इतना सक्सेस है, बाकी संट इतने सक्सेस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा मोस्ट कॉमन यूज वही है, वही यूज होता है जनरली, ठीक है। ये टाइप्स है जो किए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा करेंगे तो हाइड्रोथोरेक्स कंडीशन आएगी। कौन सा? प्लूरल केविटी में अगर करेंगे तो हाइड्रोथोरेक्स कंडीशन आएगी, प्लूरल डिफ्यूजन होगा, ऐसा है। शंट के टाइप्स है ये, 4 तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन करते कौन सा है जनरली? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सबसे सुटेबल बैठता है, ठीक है। मिटा दो इन सबको। अब क्लियर हुआ दीपांशु? नहीं हुआ? बताओ, क्लास के बाद बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सर्जिकल मैनेजमेंट में एक था शंटिंग, अब दूसरा क्या प्रोसेस है वो देखो।
दूसरा प्रोसीजर देखो क्या है, कोरोइड प्लेक्सेक्टोमी। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, दूसरा टाइप जो सर्जरी का है आपका है CHOR, कोरोइड प्लेक्सेक्टोमी। अरे कोरोइड प्लेक्सस से ही तो फॉर्मेशन हो रहा था, उसको काट देंगे, रप्चर कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस बाय, कैसे करेंगे, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में। वेंट्रिकुलोस्टोमी बाय वेंट्रिकुलो वेंट्रिकुलोस्टोमी इन कौन से वेंट्रिकल में, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलोस्टोमी द्वारा, या उसके साथ में हम क्या करते हैं, वेंट्रिकुलोस्टोमी करेंगे तो वहां से अपन क्या डैमेज करना चाहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस को अपन क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। डिस्ट्रॉय होगा तो कम सीक्रेट करेगा, हाँ है ना। ठीक है, केयर क्या करेंगे अब, नर्सिंग केयर, मिटा दूं ये सब। अरे ये तो डॉक्टर की बातें थी, नर्सेस पे अब आओ, मिटा दूं। नर्सिंग मैनेजमेंट आप करोगे, क्या करोगे, प्री ऑप केयर, प्री ऑप केयर, प्री ऑपरेटिव क्या क्या कर सकते हो आप वो देखो। हाँ, चेक वाइटल साइंस, चेक वाइटल साइंस, चेक वाइटल साइंस। ठीक है, और पोजीशन देनी है फ्लैट सुपाइन, फ्लैट सुपाइन पोजीशन, फ्लैट सुपाइन पोजीशन। मॉनिटर हेड सर्कमफेरेंस डेली। ठीक है, मॉनिटर हेड सर्कमफेरेंस डेली, हेड सर्कमफेरेंस डेली मॉनिटर करोगे, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, पाल्पेशन ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, पाल्पेशन ऑफ एंटीरियर फोंटानेले, किस चीज के लिए पाल्पेशन करेंगे, टू फाइंड आउट बल्जिंग, लिख लो इसमें, पाल्पेशन ऑफ एंटीरियर फोंटानेले टू फाइंड आउट बल्जिंग। कभी कभी नहीं भी दिख रही होती है, नहीं भी दिख रही होती है, नहीं नहीं सही बात है। ठीक है, कई बार नहीं भी दिख रही होती है बालों पर। ठीक है, तो आपको फील भी करना पड़ता है ना, हेयर लाइन से नहीं भी दिख रही होती है। ठीक है, पाल्पेशन करना पड़ेगा भाई। हाँ, मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन, मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप, बच्चे को रोने से रोकना है, मिनिमाइज क्राइंग, मिनिमाइज क्राइंग। क्यों, लिख लो इसके साथ में, इट कैन कोज इंक्रीज आईसीपी, या इट कैन इंक्रीज आईसीपी, रेज आर आई एस, रेज इन आईसीपी, इट कैन रेज इन आईसीपी। ठीक है, या इंक्रीज इन आईसीपी। ठीक है, आईसीपी बढ़ा सकता है। चेंज पोजीशन, बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहो एवरी 1.5 टू 2 आवर, एवरी एवरी 1.5 टू 2 आवर पोजीशन चेंज करते रहो, चेंज पोजीशन एवरी 1.5 टू 2 आवर। लिखा, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे आओ, मिटा दो ये सब।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में लिखो स्ट्रिक्ट फ्लैट सुपाइन पोजिशन, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट फ्लैट सुपाइन पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बता रहा हूँ। सुपाइन पोजिशन, स्ट्रिक्ट फ्लैट सुपाइन पोजिशन, और नॉन ऑपरेटेड साइडलाइन पोजिशन, और नॉन ऑपरेटेड साइड लाइन पोजिशन, बट इन फ्लैट लाइन, इन फ्लैट सरफेस, ठीक है, पर फिर भी सीधा ही रहेगा, ठीक है, फ्लैट कंडीशन में रहेगा। देखो अगर साइड लाइन भी है तो फ्लैट पर ही रहेगा, हेड एलिवेशन नहीं करना है, ठीक है, हेड एलिवेशन लेग एलिवेशन ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। पोस्ट ऑपरेटिवली, कारण बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका, ठीक है, याद करने लायक इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। क्वेश्चन है इस पर, है ना, एक पेशेंट है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली आया है आपके पास में, शिफ्ट हुआ है पेशेंट, अभी ओटी से पोस्ट ऑपरेटिव एरिया से आपके पास में शिफ्ट हुआ है पेशेंट, और शिफ्ट होने के बाद में डॉक्टर एडवाइज्ड फॉर सुपाइन पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज द रीजन या बिहाइंड द सुपाइन पोजीशन, ठीक, अब रीजन में ये आप क्या क्या कह सकते हो, सुपाइन पोजीशन, जीए पेशेंट था इसलिए, हेडेक होगा इसलिए, या क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अर्ली एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स अगर सुपाइन पोजीशन में हेड है ये, और ये अगर उठा दिया आपने तो वेंट्रिकल्स पे ग्रेविटी की वजह से वेंट्रिकल जल्दी खाली होंगे, और उस शंट से जल्दी जल्दी आ जाएंगे, शंट लगा दिया ना आपने, तो वेंट्रिकल में जो सीएसएफ ज्यादा था वो जल्दी खाली होगा, जल्दी खाली होगा तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर बनेगा, और नेगेटिव प्रेशर बनेगा वो हेमरेज कर सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, क्या कर सकता है वो, इसलिए वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है, ठीक है, तो लिखो एलिवेशन ऑफ हेड, इसमें लिख लो, इसमें ब्रैकेट बंद करके शुरू, ब्रैकेट शुरू करके लिख लो इसके अंदर, एलिवेशन ऑफ हेड लेवल आफ्टर शंट, elevation, ELEVATION, elevation of head level after shunting can cause early emptying, EARLY, early empty, early emptying, early emptying of ventricles, early emptying of ventricles that can result in, yeah, that can cause intraventricular hemorrhage, intraventricular hemorrhage, intraventricular hemorrhage, comma subdural hemorrhage, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज कोमा सबड्यूरल हेमरेज, ठीक है, ड्यूरामेटर की दो लेयर जो है, एक है बोन की साइड में, एक है ब्रेन की साइड में, उन दोनों में सेपरेशन हो सकता है नेगेटिव प्रेशर से खींचकर, ठीक है, तो वो भी हेमरेज होता है, सबड्यूरल भी और इंट्रावेंट्रिकुलर भी हो सकता है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चेक वाइटल्स एवरी 15 to 20 मिनट्स, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी, ठीक है, चेक वाइटल्स
एवरी 15 to 20 मिनट्स। क्यों करेंगे वाइटल्स? अगर आईसीबी में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो वाइटल्स बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो वाइटल्स आपको चेक करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट टेस्टिंग प्रायोरिटी में लिखना है। मॉनिटर हेड सर्कम्फरेंस एंड आईसीबी लेवल्स। तीसरा, मॉनिटर हेड सर्कम्फरेंस एच सी लिख रहा हूं एंड आईसीपी लेवल। ठीक है, हेड सर्कम्फरेंस और आईसीपी, आईसीपी का लेवल असेस करते रहना है कि बढ़ रहा है घट रहा है कैसे लग रहा है। नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है आईसीपी? 15 20 15 20 25। हाँ जी, ना नहीं, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा आईसीपी आईसीपी इंक्रीज मानते हैं, 15 से ज्यादा भी। ठीक है, बच्चे भी बात कर रहे हैं यार, वो अडल्ट में भी 15 से ज्यादा ज्यादा ही है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज लिख लो, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ आईसीपी कहीं पे लिख लो, साइड पे कहीं पे लिख लो, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ आईसीपी। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ आईसीपी लिख लो। इन्फेंट और न्यूबॉर्न में 2 से 6 एमएम ऑफ एच जी। इन्फेंट या न्यूबॉर्न 2 से 6 एमएम ऑफ एच जी। ठीक है, 2 से 6 एमएम ऑफ एच जी हम पढ़ते हैं सब जगह पर। ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट वो जो डाटा है वो 1.5 to 6 है। ठीक है, इसलिए 2 से 6 पढ़ते हैं अपन इसको, जनरली 2 से 6 ही आंसर आता है, क्वेश्चन भी यही आते हैं। ठीक है, और एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट घई इसेंशियल कहती है 1.5 to 6। ठीक है, हाँ। ओल्डर चाइल्ड में 3 से 7, ओल्डर चाइल्ड 3 से 7 एमएम ऑफ एच। ठीक है, और अडल्ट में लिख लो आप 10 से 15। ठीक है, 6 से 15 भी लिख सकते हो, अडल्ट में लिख लो आप 6 से 15 एमएम ऑफ एच जी। ठीक है, 10 से 15 लिखा हुआ है मैंने पहले नोट्स में, 10 से 15। ठीक है, हाँ पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो मेरे को? हाँ, सीवीपी का, सीवीपी नहीं पढ़ रहे ना, पर बाद में देख लेंगे सीवीपी, वो सर देख लेंगे, आपके फंडामेंटल वाले सर से पूछ लेना सीवीपी क्या है, उनसे पढ़ रहा है। हाँ, चले आगे, पहले इधर पढ़ लो भाई, बालिका इधर पढ़। पहले अपना टॉपिक क्लियर कर ले, दूसरे सब्जेक्ट तो बात की बात करेंगे। क्या लिख लिया अपन ने? अच्छा, अभी आगे लिखो आप मेडिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मेडिकेशंस क्या क्या दे सकते हो? एंटी कन्वर्जेंट, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक्स। मिटा दूं क्या इसको पहले? एंटी और एंटी कन्वर्जेंस और डायूरेटिक्स और ऐसा दे सकते हो। ठीक है, ये जो प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर वह दे देना, इसमें कोई ड्रग ऑफ चॉइस वाली बात नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, वो कौन से एंटीबायोटिक दे रहा है, हमें एसिटाजोलामाइड याद रखना है ड्रग के नाम पर। ठीक है, मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन का साइन तो देख लोगे आप। मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ही कर रहे हैं अपन।
अच्छा, इसमें एक मोस्ट कॉमन कोज क्या है इन्फेक्शन का? स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कोज आता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, आईओ चार्टिंग करनी है, हाँ या ना? इनपुट आउटपुट चार्टिंग। हाँ, लास्ट में लिख लो, मॉनिटर रिकॉग्नाइज द शंट माल फंक्शन। मिटा दूं? अगर शंट डिस्प्लेस हो गया है तो क्या हो सकता है? असेस फॉर शंट माल फंक्शन, मतलब गलत जगह हो गया हो या काम नहीं कर रहा हो, यही ना? अरे बोलो, शंट माल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो डिप्रेस्ड या बल्ज, क्या होगा? बोलो। अरे शंट अगर काम नहीं कर रहा है तो या तो बल्जिंग या ज्यादा डिप्रेशन, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, हाँ। और एक और चीज लिखो, इन्फेंट में क्या होगा? इन्फेंट, अगर इन्फेंट जो है बच्चा है आपका, छोटा है इन्फेंट, तो क्या होगा शंट मालफंक्शन के टाइम पर? हाई पिच क्राई, हेडेक, नोजिया। हाई पिच क्राई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हाई पिच क्राई। ठीक है, और नोजिया वोमिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, हाँ लेकिन होगा ये भी, नोजिया वोमिटिंग। शंट अगर आपका डिस्प्लेस हो गया है या फंक्शनिंग सही नहीं है, तो उस बच्चे को वापस हेडेक शुरू होगा, इरिटेबिलिटी शुरू होगी, और शंट की वजह से भी इरिटेबिलिटी होगी। तो ये सब कारण से वो हाई पिच क्राई पर रहेगा बच्चा। कौन सी क्राई करेगा? तेज चीख चीख कर चिल्लाए रोएगा, है ना? ठीक है, और टोडलर में एनोरेक्सिया और हेडेक। टोडलर अगर है, एनोरेक्सिया और हेडेक, एनोरेक्सिया और हेडेक टोडलर्स में ऐसा मिलेगा हमें। और अगर आपको फोंटानेले कैसा मिले? फोंटानेले बल्ज मिले, बल्ज, या आपको मिले बल्ज और डिप्रेस्ड, जल्दी ज्यादा अंदर घुस जाए। डिप्रेस्ड का मतलब ज्यादा अंदर घुस जाए। दोनों कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी बनती है नोटिफाई फिजिशियन। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है? नोटिफाई द फिजिशियन। समझ में आई क्या? अरे बोलो सही। चलो बंद करो दुकान।